हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा कि भारत में इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो कैसी है। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों दो टर्म्स हमारे सामने आई थी। एक था नक्सलिज्म और दूसरा इंसर्जेंसी। हमने पढ़ा था कि भारत के अंदर जो पॉवर्टी की समस्या है, जस्ट अ मिनट, भारत के अंदर जो पॉवर्टी की समस्या है एंड अलोंग विद पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट, और इसको अगर मिक्स कर दिया जाए इनइक्वालिटीज के साथ, तो हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं कुछ आर्म्ड इंटरनल चैलेंजेस। और उनमें से दो जो प्रमुख चैलेंजेस जो हमने डिस्कस करे थे, सिर्फ टर्म देखी थी हमने उसकी, एक था नक्सलिज्म और दूसरा था इंसर्जेंसी। दोस्तों, इस चैप्टर में आगे प्रोसीड करने से पहले, आगे वाले टेक्स्ट को जानने से पहले, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नक्सलिज्म इन इंडिया। इसको स्टार्ट करने से पहले पहले इन दो टर्म्स को हम लोग बच्चों की तरह समझते हैं, ताकि ये वाला जो टॉपिक है और चैप्टर में फिर जो आगे बातें होंगी आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। जैसे नक्सलिज्म का टॉपिक आप देख पा रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक है पूरा का पूरा, यहाँ पर कम से कम 7 8 12 पेजों का टॉपिक है। वो इंसर्जेंसी से कैसे अलग होता है, ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक दिक्कत ये आ सकती है, जैसा कि आप देखोगे कि जो नक्सलिज्म है, अब नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी के साथ टर्म जो एसोसिएटेड है वो है रीजन हमारा नॉर्थ ईस्ट। नक्सलिज्म के साथ पहले तो राइटर कोई रीजन जो है वो मेंशन नहीं करता, और फिर नीचे आकर राइटर हमें एक चीज मेंशन कर रहा है, नक्सलिज्म इन्फेस्टेड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो बेसिकली पहले इन दो टर्म्स को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे कौन से रीजन्स में इंसर्जेंट्स और नक्सलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक बेसिक टर्म को समझते हैं। एक पर्सन जिसको हम कह रहे हैं कि एक पर्सन इंसर्जेंट है, ये इंसर्जेंट कौन होता है? इंसर्जेंट पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है, समवन हु इज फाइटिंग someone who is fighting against the governments, अब कीवर्ड दोस्तों ये है, सरकार और सरकारों के खिलाफ तो ये लड़ रहे हैं, लेकिन कहां पर? तो दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स इन देयर ओन कंट्री, इन देयर ओन कंट्री, ये इनके साथ एसोसिएटेड कीवर्ड है। अपने ही देश में सरकार और सरकारी व्यवस्था से ये त्रस्त हो चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, इनको भरोसा नहीं रहा है सरकार पर, प्रशासन पर, सरकारी अधिकारियों पर, नेताओं पर, राष्ट्रपति पर, मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर। ये पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था, अगर उस देश में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चेंज कर उसको चरमराकर अपनी खुद की एक अलग तरीके से व्यवस्था जैसा ये चाहते हैं, और जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर या कंट्री की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर जो इनको रिसोर्सेज नहीं मिले, अपना अधिकार नहीं मिला, ये अपने अधिकारों से वंचित रह गए, उस गुस्से की वजह से ये जो है देश का तख्ता पलट करना चाहते हैं, उस सरकार को हराना चाहते हैं, उसके खिलाफ लड़ते हैं, उसको इजीली काम नहीं करने देते हैं, उसके कामों में, नॉर्मल रूटीन में, दिनचर्या में बाधा डालते हैं, बंदिशें डालते हैं, ताकि उसका नाम खराब हो, वो इलेक्शन हार जाए और ये जो है वो पावर में आ जाए। ऐसे पर्सन जो इस मेंटेलिटी के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंसर्जेंट्स। इसी से एक टर्म उत्पन्न होती है, इंसर्जेंट्स जो इस आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, जो अपने मकसद को लेकर चल रहे हैं, उस मकसद को कहते हैं
इंसर्जेंसी, उस मकसद को हम कहते हैं इंसर्जेंसी। तो मैं आपको बता रहा था इंसर्जेंट्स जिस मकसद को अपने पूरा करने के लिए जो कोई भी प्रक्रिया करते हैं, हरकतें करते हैं, उसको हम कहते हैं इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है? इंसर्जेंसी दोस्तों एक वॉलेंट, इंसर्जेंसी का मतलब होता है कि एक वॉलेंट और एक प्रकार का आर्म्ड रेबिलियन होता है। एक प्रकार का आर्म्ड रेबिलियन होता है। कौन करता है इस वॉलेंट और आर्म्ड रेबिलियन को? पनाह कौन देता है? हरकत में कौन लेकर आता है? इट इज कैरिड आउट बाय छोटे छोटे लोगों का जुट होता है, ग्रुप होता है, और बहुत भारी भरकम इनके पास हथियार नहीं होते हैं, तो हम कहते हैं इनको स्मॉल एंड लाइटली आर्म्ड बैंड्स। बैंड्स मतलब ग्रुप, छोटा छोटा दल, छोटे लोगों का ग्रुप, बहुत भारी भरकम मात्रा के अंदर लोग भी नहीं है, और हैवी कोई इनके पास बंदूकें, आर्म्स, एमिनिशंस ये सब भी नहीं है। चलती हैं वो, लेकिन बहुत ऐसी नहीं है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली हो कि इन्होंने एक गोली चलाई 200 गोलियां उससे निकली, ऐसा नहीं है। अभी करते क्या है? दे यूजली प्रैक्टिस गुरिल्ला वॉरफेयर। They usually practice guerrilla warfare against authorities who are in power, against larger authorities जो सत्ता में बैठी हुई है, against larger authorities जो सत्ता में बैठी हुई है, who are in power। बेसिकली निशाना होता है इनका हटाने का, किसको? इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट्स को और इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज को, क्योंकि उनकी व्यवस्था इनको पसंद नहीं आती। इनका यह मानना होता है जो असमानताएं हैं, जो गरीबी है, बेरोजगारी है, वो सत्ता में बैठे हुए लोगों की वजह से, करंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज की वजह से वो स्टैब्लिश हुई है। तो जब वो करंट गवर्नमेंट ही नहीं रहेगी, वो करंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज ही नहीं रहेगी, वो सरकारी अधिकारी ही नहीं रहेंगे, वो नेता ही नहीं रहेंगे, वो प्रशासन ही नहीं रहेगा, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों जब आप इंटरनल सिक्योरिटी में आगे जब बढ़ोगे और उसको ज्यादा पढ़ोगे, ये तो हमारा जस्ट जीएस पेपर 3 का पहला टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी का, अक्सर आपको एक टर्म देखने को मिलेगी, मतलब बहुत बार तो नहीं आती है टर्म, लेकिन आप इसको टर्म को काफी बार सुनोगे। फिर भी एक टर्म होती है जिसको काफी लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इंसर्जेंसी के साथ, विच इज नोन एज बेलिजरेंसी। बेलिजरेंसी को कई लोग इंसर्जेंसी टर्म के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। क्या ये सेम होती है? नहीं, इनमें होता है फर्क। सबसे पहले एक फैक्ट याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट लाइन एक समझ लो, वो ये है कि जो इंसर्जेंसी है, इंसर्जेंसी इज नॉट अ काइंड ऑफ इंसर्जेंसी इज नॉट अ काइंड ऑफ बेलिजरेंसी। इंसर्जेंसी बेलिजरेंसी नहीं होती है। तो मतलब क्या होता है बेलिजरेंसी का? व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, जिसमें हम बोल रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो बेलिजरेंट है या बेलिजरेंसी को फॉलो कर रहा है। इस टर्म का मतलब होता है इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन, जिसको हम बेलिजरेंट बोल रहे हैं, इट इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग
इट इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन अ वॉर। इंसर्जेंट जो है ना दोस्तों, वो करंट व्यवस्था से सिर्फ खफा हैं, गुस्सा है, नाराज हैं, रूठ गए हैं। कोई युद्ध नीति के मकसद से युद्ध को पनाह नहीं दे रहे हैं। वो तख्ता पलट जरूर करना चाहते हैं, सरकार को जरूर हटाना चाहते हैं, सरकार को जरूर चेंज करना चाहते हैं, लेकिन कैसे भी करके वो किसी एक युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, वॉर नहीं लड़ रहे हैं वो किसी से। अब ये चीज समझाना क्यों जरूरी था? देखो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बोला कि आप टैंगो चार्ली देखना। बहुत बार मूवीज जो हैं, अब डायरेक्टर को थोड़ी ना इतना कुछ पता होता है, और स्क्रिप्ट राइटर को भी इतना कुछ नहीं पता होता कि कौन से एक्टर को क्या डायलॉग देने हैं। तो बहुत बार, अब जैसे टैंगो चार्ली मूवी है, तो उसमें आप देखोगे या उसमें आप सुनोगे कि नेक्सलाइट्स के लिए टर्म यूज करा जा रहा है कि वो बोल रहे हैं हम एक प्रकार की जंग के अंदर इन्वॉल्व है। अब वो जो उनकी लड़ाई है, या फिर जब ये डायलॉग बोला जाता है मूवीज के अंदर, इसका मतलब वो जंग प्रशासन, शासन, सरकार, प्रशासनिक अधिकारी इन सब के खिलाफ चला रहे कि ये लोग कुर्सी से हट जाएं, क्योंकि इन्हीं की वजह से गरीबी, बेरोजगारी और देश में असमानता जो है वो क्रिएट हुई है। लेकिन जंग का मतलब होता है वैसे तो वॉर। आप उससे ये इंटरप्रेट कर लो कि ये वॉर के अंदर इन्वॉल्व होती है इंसर्जेंट्स। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अब बहुत बार क्या होता है दोस्तों, इंसर्जेंट्स की जो डिमांड होती है ना, वो डिमांड हमारे पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो जाती है। बहुत बार इंसर्जेंट्स की जो डिमांड होती है वो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बार खिलाफ हो जाती है। दे वॉन्ट अ सेपरेट नेशन स्टेट। नॉर्थ ईस्ट में हमारी ये वाली डिमांड उठी थी 1970 और 1980 का दशक। काफी ज्यादा ऐसा रहता है जहां पर उथल पुथल काफी ज्यादा मची हुई थी। जैसे नागालैंड भारत का एक राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहां पर इंसर्जेंसी शुरू हुई, और यहां पर जो रेबल लीडर्स थे, उस इंसर्जेंसी को जो पनाह दे रहे थे, जो इंसर्जेंट थे, दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि एक सेपरेट कंट्री बना दो यहां से निकालकर, जिसको हम नाम देंगे ग्रेटर नागालैंड। अब लीडर जैसे यहां पर थे, मिजोरम में इंसर्जेंसी चली, लीडर जैसे एजी फिजो। हम आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये एनसीईआरटी में दे रखा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली। मैं आपको दिखाता हूं एजी फिजो। एजी, ये था एजी फिजो। कौन था? जापू फिजो, कॉमनली नोन एज एजी फिजो, और अंगामी जापू फिजो वॉज नागा नेशनलिस्ट लीडर विद ब्रिटिश नेशनैलिटी। तो यहां पर जो है वो डिमांड उठी थी इंसर्जेंसी की कि सेपरेट कंट्री बनाने की नॉर्थ ईस्ट में। इसलिए जब हम इंसर्जेंट वर्ड बोलते हैं ना, ये होने को तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन आज तक हमारे देश में 90% टाइम्स इंसर्जेंसीज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखी गई है। क्यों? अप्लाई कर दो आप इस टॉपिक को जीएस पेपर 3 के, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। नॉर्थ ईस्ट को हमेशा से यही लगता है कि भारत से हम बस फॉर्मेलिटी के लिए जुड़े हुए हैं। भारत
की सरकार, केंद्र सरकार सब पर ध्यान देती है, सारे राज्यों पर ध्यान देती है, सारे केंद्र शासित प्रदेशों पर ध्यान देती है, हमारे हिस्से को छोड़कर, हमारे रीजन को छोड़कर। उनको ये नहीं दिखता कि हमारे राज्य में जो बच्चे हैं वो पुल को लांघकर, नदी को क्रॉस कर कर स्कूल और कॉलेजेस जाते हैं। उनको ये नहीं दिखता कि हमारे यहाँ सड़कें नहीं हैं। उनको ये नहीं दिखता कि साइड से बांग्लादेश से, नेपाल से, भूटान से, चाइना से और म्यांमार से होते हुए कितने सारे उग्रवादी आते हैं और हमारी बहू बेटियों को उठाकर लेकर चले जाते हैं, उनका रेप कर देते हैं जंगलों के अंदर जाकर। भारत की सरकार को यह नहीं दिखता कि हम एक तरीके से कुछ पहाड़ी और कुछ जंगल वाले इलाके के अंदर रह रहे हैं, जहां पर डेवलपमेंट जो है नाम मात्र के बराबर है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, बारिश हो रही है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बने बनाए घर जो हैं वो फ्लडिंग के अंदर बह जाते हैं। ब्रह्मपुत्र वैसे ही नोटोरियस रिवर है, हर साल आती है और तबाही मचाती है और जान माल की हानि होती है। भारत की सरकार, केंद्र सरकार बड़े बड़े हाईवेज, पुल्स, ब्रिजेस बनाने का दावा करती है, हमारे यहां उसको यह तक नहीं दिखता कि सड़कें नहीं है, या फिर बच्चे पुल को लांघकर अपनी जान की बाजी को खेलकर रोज स्कूल और कॉलेजेस जा रहे हैं, औरतें सेफ नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर मजाक है, रोजगार की कोई अवसर नहीं है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, पास्ट में ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो है वो फिर सरकार से चिढ़ जाते हैं, उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर जो भरोसा होता है वो उनका उड़ जाता है भरोसा, और फिर वो जो है डिमांड जो है स्टार्ट करते हैं कि कैसे ना कैसे करके हमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो चेंज करना है। अगर आप दोस्तों क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी को अगर आप देखो और उसके चैप्टर नंबर 8 पर अगर आप आओ, विच इज रीजनल एस्पिरेशंस, यहां पर एक पैराग्राफ जो है वो आपको सब कुछ समझा जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, यहां पर रीजन के लोगों को यह लगता है कि भारत की सरकार ने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हमें अपने से जोड़कर रखा, उनको कोई जरूरत नहीं है हमारी। वेस्ट बंगाल तक ही सिर्फ इंडिया है, सिक्किम से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये हम सिर्फ जुड़े हुए हैं इस सिक्किम जैसी जगह से, जो कि एक चोंच का काम कर रही है, एक धागे का काम कर रही है, जिसकी वजह से हम सिर्फ उससे जुड़े हुए हैं, लटके हुए हैं। सरकार कुछ खास ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर। यहां पर लोगों को ये फीलिंग है। तो ये रीजन काफी समय तक वैसे आइसोलेटेड रहा था ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड बैकवर्डनेस एज कंपेयर टू अदर कंट्री। मैंने बोला ना वहां पर कि रोड का मुद्दा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मुद्दा है, बारिश हो रही है, लड़कियों को उठाकर पड़ोसी देश के कुछ लोग जो है वो लेकर जा रहे हैं, उनका रेप हो रहा है। तो देयर इज अ मतलब जो उठी रिसेंट ईयर्स में कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स उठने लगी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। इंटरनेशनल बॉर्डर यहां पर काफी वास्ट है। क्यों? यहीं पर देख लो, ऊपर से चाइना, नीचे से बांग्लादेश, यहां से भूटान, यहां से म्यांमार। तो वास्ट इंटरनेशनल बॉर्डर और वीक कम्युनिकेशन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, उसकी वजह से यहां पर पॉलिटिक्स का नेचर काफी डेलिकेट है। तो तीन इश्यूज नॉर्थ ईस्ट की पॉलिटिक्स को हमेशा से ये डोमिनेट करते हुए हैं। एक, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दे वांटेड ग्रेटर पावर। मूवमेंट फॉर सेसेशन, हमें भारत से अलग ही कर दो। और अपोजिशन फ्रॉम आउटसाइडर, जैसे असम के अंदर बांग्लादेशी रेफ्यूजी जब आकर सेटल हो गए थे। अभी शुरू में तो डिमांड जो थी दोस्तों ये काफी पीसफुल थी, शुरू में तो डिमांड से काफी पीसफुल थी। बाद में जब यहां के लोगों को ये लगा कि भारत की सरकार कुछ खास ध्यान नहीं दे रही हमारे ऊपर, तो फिर इंसर्जेंसी जो है उसको पनाह मिल गई। जैसे मैं मिजोरम की बात आपसे कर रहा था,
मिजोरम में लीडर जो था वो था लाल देंगा, जिसकी फोटो आप यहां पर साइड में देख सकते हो। लाल देंगा, इसने पार्टी बनाई थी, ग्रुप बनाया था मिजो नेशनल फ्रंट। और नागालैंड के अंदर अभी आपने बात करी एजी फिजो की, ये रहा अंगामी जाफू फिजो, जिसको मैं अभी आपको गूगल से दिखा रहा था। यहां पर इसकी पार्टी और उसके ग्रुप के लोगों की डिमांड ये थी कि हम जो है डिमांड कर रहे हैं कि नागालैंड को भारत से अलग करके हम सेपरेट कंट्री बनाना चाहते हैं विद द नेम ऑफ ग्रेटर नागालैंड। ठीक है, ये हुई सारी की सारी बात इंसर्जेंसी के बारे में। अब हम दोस्तों बात करते हैं जरा नेक्सलिज्म के बारे में। जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के इंट्रोडक्शन में बताया, यहां पर गिवन है पहले वर्ड सिर्फ नेक्सलिज्म। पहले राइटर आपको सिर्फ एक वर्ड दे रहे हैं, नेक्सलिज्म। फिर यहां पर नेक्सलिज्म के साथ ईस्टर्न इंडिया जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों, इसको समझते हैं जरा। ये राइटर ने कैजुअल अप्रोच से नहीं लिखा हुआ है, इसकी भी एक इंपॉर्टेंस है। नेक्सलिज्म ये जो टर्म जो ओरिजिनेट होती है, अगर आप इसका ओरिजिन जानना चाहो तो इसके पीछे कहानी है। पश्चिम बंगाल के अंदर एक गांव विच इज नोन एज नक्सलबारी गांव। वहां पर हुआ क्या था, स्टोरी है वहां पर हुआ क्या था, एक रेबेलियन और काइंड ऑफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था जब कुछ लोकल लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर क्या करा था, एक छोटे किसान को, गरीब किसान को बहुत मारा था और बहुत उसकी बेइज्जती करी थी। इशू बेसिकली था, क्यों पिटा था ये गरीब किसान, इशू था लैंड डिस्प्यूट। अब आप समझ जाओ हम क्यों बात करते हैं, टाइम पर सारी चीजें देश में नेशन बिल्डिंग के लिए होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इससे पहले जो हम लेक्चर कर रहे थे, सब्जेक्ट जो कर रहे थे वो था एग्रीकल्चर, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना, और हम इशू डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर लैंडलेसनेस का। भूधन ग्रामधन मूवमेंट के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। सरकार ने शुरू से ही अगर आज़ादी के बाद ही ये चीज़ संभाल ली होती कि लैंड को हमें रिडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, इतना वेट ही नहीं करा होता 1960s के डिकेड का, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम का। ग्रामधन भूधन मूवमेंट तो चलो ठीक है 1951 से ही चल गई थी, लेकिन वो तो चलो आचार्य विनोबा भावे, उनकी तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी। सरकार कोई भी काम प्रॉपर तरीके से लेजिस्लेशन के थ्रू, एक्ट्स के थ्रू ही करवा सकती है, लेकिन यहां पर लैंड डिस्प्यूट हुआ और हो क्या रहा है, लैंड डिस्प्यूट में हो क्या रहा है, सेम वही कहानी जिस इंटेंशन से सरकार एक्ट्स लेकर आई थी, लाइक एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। इस लैंड डिस्प्यूट इशू के अंदर क्या हो रहा है कि लोकल जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनका वर्चस्व है, तो वो गरीब किसान को मार रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जिल्लत कर रहे हैं उसकी। लेकिन हुआ क्या, इस बारी कहानी थोड़ी डिफरेंट थी। ऐसा नहीं था कि यहां पर गरीब किसान पहली बार अमीर किसानों से, रिच लैंडलॉर्ड से पिट रहे हैं। इस बारी कहानी में कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था, लोकल पुअर पीजेंट्स ने जिल्लत, बदनामी और मार सहन करने से मना कर दिया, और उन्होंने बोला क्या होगा, मरी तो जाएंगे, क्या होगा, मरी तो जाएंगे, खोने को है ही क्या हमारे पास। लेकिन इस बारी इन लोकल लैंडलॉर्ड्स हरामजादों को मार के मरेंगे, और वो भी जान से मार के मरेंगे।
तो गरीब किसानों के अंदर उनके सीने में एक आग लगना पैदा होती है। अब ये आग बहुत भयंकर थी उनको, क्योंकि चिढ़, खुंदक और घृणा सिर्फ लोकल लैंडलॉर्ड से नहीं थी, वो भी सेम इंसर्जेंट्स की तरह ये चीज समझ गए थे लोकतांत्रिक व्यवस्था ने हमें दिया ही क्या है, करा क्या इस देश ने हमें, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क ही तो पैदा करा है। पूरा दिन पसीना बहाएं, खेत को जोतें, बैल चलाएं, हल चलाएं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती हमें, घर में बच्चा बीमार हो जाए तो दवाई नहीं है, दवाई को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, हमें बेवकूफ बनाकर प्रॉमिस करवाकर तुम्हें वेजेस एंड सैलरीज एंड वेजेस एंड कैश मिलेगा, सैलरीज एंड वेजेस एंड काइंड मिलेगी, कुछ नहीं मिलता है। कभी भी इविक्ट कर दिया जाता है हमें लैंड से, बीइंग अ टेनेंट, जमीन है नहीं हमारे पास। हम ऐसी व्यवस्था के शिकार हो रखे हैं जिसको देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने क्रिएट करा है, विच इज हैव्स एंड हैव नॉट्स। अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है, ज्यादा जमीन जिसके पास गांव में उसके पास और ज्यादा होती चली जा रही है, और हमारी तो सरकार सोचती तक नहीं है। तो जब मरना ही है तो रोज थोड़ा थोड़ा किश्तों में क्यों मरे, मार के मरते हैं, बंदूक उठाकर मरते हैं, व्यवस्था चेंज करके मरेंगे। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, इनको रुलाकर मरेंगे। और यहां पर एक लीडर जन्म लेता है अपनी सीने के अंदर इसी आग को जलाते हुए। उसके साथ बहुत गलत हुआ था, और उस जैसे लोगों के साथ गलत हुआ था, उसके साथ भी हुआ था, और उस जैसे लोगों के साथ भी हुआ था। क्या हुआ था? नक्सलबारी की बात कर रहा हूं मैं, नक्सलबारी गांव की, पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिस प्रशासन ने, पुलिस अधिकारियों ने उसको पकड़ के बहुत मारा था, उसके परिवार वालों को बहुत मारा था। इतना मारा था, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि मृत्यु हो गई थी उसके परिवार के कई सारे लोगों की। उस पर्सन का नाम था चारू मजूमदार। ये भी नॉलेज आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस में मिलेगी। अभी नई एनसीईआरटी निकाली है इन्होंने 2024 में, आई थिंक इन्होंने डिलीट ना कर दिया हो कहीं ये पोर्शन, लेट मी चेक। यस, यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उस वाली एनसीईआरटी में से एक उन्होंने चैप्टर हटा दिया है, कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। देखने से ऐसा लगेगा पर्सन आपको कि एक थप्पड़ का नहीं है, आप फूंक मार दो तो बेचारा ताश के पत्तों की तरह गिर जाए खर 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 खर। लेकिन अगर आप इसके बारे में सुनो, समझो, तो आपके दिल में, अगर आप पश्चिम बंगाल में उस जमाने में रहते तो आप डरते इससे। अगर आप अमीर होते या बहुत ज़्यादा ज़मीन होती आपके पास। क्यों? चारू मजूमदार, पॉपुलरली नोन एज सीएम, ही वॉज इंडियन कम्युनिस्ट लीडर एंड फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। प्रोग्रेसिव लैंडलॉर्ड फैमिली के अंदर बॉर्न हुआ था सिलीगुड़ी में 1918 में। ही बिकेम अ कम्युनिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड लेटर फॉर्म द मिलिटेंट नेक्सलाइट कॉज। During this period, he authored the historic accounts of the 1967 नक्सलबारी अपराइजिंग, जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक गरीब किसान को बहुत मारा था कुछ लैंडलॉर्ड्स ने मिलकर। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चलना स्टार्ट होता है। अब ये जो मूवमेंट थी कि हिम्मत करी गरीब किसानों ने रिच लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज और हथियार उठाने के लिए। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिला जब ये खबर
देश के और भी इलाकों में फैली। मूवमेंट जो थी ये स्प्रेड होना शुरू हुई। कहां पर? ईस्टर्न इंडिया के अंदर। तो जब ईस्टर्न इंडिया के अंदर ये मूवमेंट फैलना शुरू होती है, इसलिए हम ये कहते हैं इसको नक्सलिज्म इन्फेस्टेड रीजन्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया, और कुछ लेस डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर भी। जहां पर छोटे मछली किसानों के साथ बहुत बुरा होता था, बहुत अत्याचार होता था उन पे। पर्टिकुलरली कहां पर? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो आप ही कहोगे सर वाई दिस टर्म नक्सलिज्म? देखो, नक्सलिज्म टर्म मैंने अभी आपको बताया, ओरिजिन उसका हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर एक जो गांव था नक्सलबारी विलेज। तो इस तरह की आइडियोलॉजी रखने वाले, इस तरह के विचारधारा रखने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को स्वीकार कर डेट येस दे आर नक्सलाइट्स। लेकिन ओरिजिनल इसका बर्थ कहां पर था? पश्चिम बंगाल के अंदर, नक्सलबारी गांव के अंदर। अब काफी लोग एक चीज में कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म और एक टर्म होती है जो मॉइस्ट होते हैं, इनमें फर्क क्या होता है? नक्सलाइट्स में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में और मॉइस्ट में क्या फर्क होता है? देखो, लेफ्ट विंग का आदमी कौन होता है? जो कि ये मानता है कि अमीर से सारे रिसोर्सेज को छीनकर गरीब लोगों में बंटने चाहिए, हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क मिटना चाहिए, फासला मिटना चाहिए। हाँ या ना? यही होता है लेफ्ट विंग का इंसान, ऐसी विचारधारा रखने वाला। इसके साथ अगर हम एक वर्ड जोड़ दें, एक सफिक्स जोड़ दें, एक्सट्रीमिज्म, यानी कि ऐसे लेफ्ट विंग इंसान को कैसे भी इस व्यवस्था को, जहां पर अमीर के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, गरीब के पास कम है, इसको किसी भी हालत में ऐसी व्यवस्था को चेंज करना ही है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो वो बन जाता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। जब ये हथियार उठा लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चेंज करने लग जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश में आ जाते हैं, देश को अपना घर नहीं समझते, देशवासियों के खिलाफ, उसकी मिलिट्री के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जब ये हथियार उठा लेते हैं, तब इनका दूसरा नाम जो होता है वो होता है नक्सलिज्म। होते सारे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग ही हैं। नक्सलिज्म वर्ड मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं, उसका ओरिजिन इसलिए मैंने यहां पर आपको लिखा ताकि आपको कभी लाइफ में कंफ्यूजन ना हो। ये वेस्ट बंगाल से ओरिजिनेटेड ऐसी आइडियोलॉजी थी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, जब वो वेस्ट बंगाल के अंदर पनप रही थी तब वो थे नक्सलाइट्स। आगे चलकर अलग अलग रीजन्स में, पश्चिम बंगाल के अलावा, वो अपने आप को कहने लगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन कई लोगों ने अपने आप को फिर भी नक्सलाइट्स कहना शुरू करा। लेकिन ये आइडियोलॉजी भारत के अंदर इसने जन्म नहीं लिया था, इस आइडियोलॉजी ने, कि हमें अमीर से रिसोर्सेज को छीनना है और साम दाम दंड भेद कुछ भी करके गरीबों के हाथों में रिसोर्सेज बांटने हैं, गरीबी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है, असमानताओं को मिटाना है। ये चीज जो है, चाइना के अंदर जो माओइस्ट होते हैं उनकी आइडियोलॉजी थी, जिसको हम कहते हैं माओइज्म। माओ वहां पर एक लीडर था, उससे प्रभावित कुछ जो लोग थे उधर, उसको हम लोग कहते हैं माओइस्ट। नेपाल में भी होते हैं माओइस्ट। भारत के अंदर इसी माओवादी विचारधारा को रखने वाले लोगों को हम कहते हैं नक्सलाइट्स। बस ये फर्क है। मतलब हमारे यहां टर्म यूज होता है देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म, और फॉलो करने वाले ऐसे लोगों को हम कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग या फिर नक्सलाइट्स लोग। मॉइस्ट टर्म कह दिया जाता है, लेकिन मॉइस्ट हमारे देश में यूज नहीं होता टर्म, वो चाइना और नेपाल के अंदर यूज होता है। बस ये फर्क है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पूरी दुनिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पूरी दुनिया में कहा जाता है मॉइस्ट लोग। हमारे देश में हम उनको कहते हैं नक्सलाइट लोग। और ये ज्यादातर कहां बसे हुए हैं? पश्चिम बंगाल और ईस्टर्न इंडिया।
स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो अब सवाल ये उठता है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसी विचारधारा को फॉलो करते हुए जो ये नक्सलाइट्स हैं क्या अचीव करना चाहते हैं, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी रखने वाले लोग क्या अचीव करना चाहते हैं। तो उनकी ऑब्जेक्टिव्स को समझ जाओ आप, तो आगे वाले टॉपिक्स आपके लिए इजी हो जाएंगे। नंबर 1, क्रिस्टल क्लियर तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं एक चीज, दे वॉन्ट टू ओवरथ्रो भारत की सरकार। कैसे? थ्रू आर्म्ड रेबेलियन। दूसरा इनका मकसद होता है, ये कैसे ना कैसे करके दे वॉन्ट टू स्टैब्लिश अ कम्युनिस्ट स्टेट, जहां पर छोटे मजले किसानों के पास, पुअर पीजेंट्स के पास, गरीब लोगों के पास ज्यादा रिसोर्सेज और पावर होनी चाहिए, और एक कम्युनिस्ट स्टेट को सेटअप करना चाहते हैं बेस्ड ऑन, अभी देखो मैंने आपको जो ज्ञान दिया वो अब यहां पर काम आएगा, बेस्ड ऑन मॉइस्ट प्रिंसिपल्स। मैंने बताया ना इनकी जो विचारधारा ये कहां से शुरू हुई थी, चाइना से, नेपाल में फैली, भारत के अंदर अब ऐसे मॉइस्ट लोगों को, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों को नक्सलाइट्स कहते हैं। तो ये मॉइस्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पर कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना करना चाहते हैं, ये इनका मकसद होता है। दूसरा मकसद, इनका तीसरा मकसद ये होता है, दे वॉन्ट टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस ऑफ कंट्री। लोगों की सामाजिक और अर्थव्यवस्था वाली समस्याओं को हल करना चाहते हैं, उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलते हैं, अपने दिमाग में ये विचारधारा बना लेते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी है। जो सरकार नहीं कर सकी, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कर सकी, सरकार में बैठे अफसर नहीं कर सके, नेता नहीं कर सके, राजनेता नहीं कर सकते, प्रशासनिक अधिकारी नहीं कर सकते हैं, पूरा प्रशासन नहीं कर सकता है, वो काम हम करके दिखाएंगे, ये अधूरा काम हम करके दिखाएंगे। हैव्स एंड हैव नॉट्स का फर्क हम मिटाकर दिखाएंगे। किसी को भी बेरोजगारी का सामना, गरीबी का सामना, असमानताओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। हम इस चीज को पूरी तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जिंदगी से सारे दुख, दर्द, पीड़ा जो है वो खत्म हो जाए, स्पेशली गरीब लोगों के जीवन से। और ये जनरली ऐसी फैमिली से आते हैं जहां पर इन्होंने पास्ट में, इनके जनरेशन ने कुछ ना कुछ भुगता होता है, कुछ सफर करा होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा। तो दे सीक टू एड्रेस सोशियो इकोनॉमिक ग्रीवांसेस। कैसे? थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल या आर्म्ड रेबेलियन आप कह रहे हो, जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको लिखवाया, एंड प्लस थ्रू पीपल्स वॉर। लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कॉमन सफरर्स होते हैं, इनके साथ कुछ गलत हुआ, इन्होंने सुना कि किसी और के साथ भी कुछ गलत हुआ है, ऐसे सारे चोट खाए लोग एक साथ आ जाते हैं और फिर अपने गुस्से को राजनीतिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उतारते हैं। अब सवाल ही उठता है, इनका नजरिया क्या होता है स्टेट को देखने का? ये अगर इतनी नफरत कर रहे हैं सरकार से, तो हाउ दे व्यू द स्टेट, यानी कि नेशन स्टेट, देश को और सरकार को किस नजरिए से देखते हैं? ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, आगे पूरे चैप्टर में आपको काम आएगी ये एक सिंगल चीज। इनका ये मानना होता है
स्टेट कुछ नहीं है, स्टेट सिर्फ एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है? स्टेट माध्यम है लोगों के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन का और एक्सप्लॉयटेशन का। स्टेट सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जिससे धांधलेबाजी, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन, ये सब प्रमोट होता है। और जो स्टेट है इनका ये मानना होता है स्टेट ओनली सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ इनका ये मानना होता है कि स्टेट सिर्फ एक ही कैटेगरी के लोगों के लिए टिकी होती है, एक के ही इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। स्टेट ओनली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग एलिट। एंड वेल्दी पर्संस। अब जब इतना आक्रोश इनके दिलो दिमाग में, इनके जहन में घुसा हुआ है, तो कुछ तौर तरीके तो इस्तेमाल करते ही होंगे इस व्यवस्था को चेंज करने के लिए। तो उन तौर तरीकों को समझते हैं। तौर तरीकों को दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। मैं आज आपके सामने एक नया टर्म यूज करने जा रहा हूं, प्लीज उसको समझने की कोशिश करो। अब जब भी आपको कभी लिखना होता है ना कि व्हाट आर द वेज, मेथड्स क्या है, पाथ क्या है, रास्ता क्या है, उसको एक कॉमन टर्म से पुकारा करो आप, मोडस ऑपरेंडाई। वेज एंड मेथड्स को हम लोग कहते हैं मोडस ऑपरेंडाई। इंटरनल सिक्योरिटी में यही वर्ड यूज करा करो आप, ठीक है? तो क्या क्या करते हैं ये? नंबर 1, सॉरी गलत स्पेलिंग लिख दी। नंबर 1, गोरिल्ला वॉरफेयर। ये तो आप जानते ही हो। अटैक करना, फिर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। किस पर अटैक करना? यही पुलिस पर, मिलिट्री पर, सीआरपीएफ ऑफिसर्स पर, एमएलए के बंगलों पर, एमपी के बेटे को किडनैप करने के लिए कुछ ऐसे घटना को अंजाम देना, फिर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाना। दे ऑल्सो अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस। आप लोगों ने वेलकम मूवी देखी है? उसका पहला पार्ट देखा है? मजनू भाई कॉल करता है परेश रावल को, फटाफट से 6 खोके बेच। और क्या कहता है? इंग्लिश में बोले तो प्रोटेक्शन मनी। उसको हम कहते हैं एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन किसी प्रकार की किडनैपिंग नहीं होती है, लेकिन किसी गुंडे का, डॉन का, आतंकवादी का जब आपके पास फोन आता है कि हमें इतना इतना पैसा चाहिए, अगर तुम अपनी जान और अपने घर वालों की जान सुरक्षित चाहते हो तो इतना पैसा हमें भिजवाया करो। डॉन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन मनी। और वैसे इसको लीगल टर्म्स में बोला जाता है एक्सटॉर्शन। ये डराते हैं, धमकाते हैं, इंटिमिडेशन का यूज करते हैं। एमएलए को किडनैप कर लिया, कलेक्टर साहब को किडनैप कर लिया,
एमएलए की बेटी को किडनैप कर लिया, टाइम पर पैसे नहीं पहुंचाए, उनकी डिमांड को नहीं माना गया तो उनको गला काट के पेड़ से लटका दिया। हमेशा एक घटना को ऐसा अंजाम देते हैं कि हमें बार्गेनिंग ना करनी पड़े। ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्सलाइट्स ना हमेशा एक घटना को हमेशा एक बार ऐसा ऐसा अंजाम दे देते हैं कि इनको ना बार्गेनिंग ना करनी पड़े। जैसे किडनैप कर लिया और फिर फोन कर रहे हैं कि इतने इतने पैसे चाहिए, तो एक ना एक बार हर नेक्सलाइट एक काम, या इनका जो ग्रुप होता है ये काम कर देते कि पहले ना एमएलए एमपी के बेटे को काट डालते, मार डालते, ताकि एक मैसेज मिले कि हम मजाक नहीं करते हैं, हम घुटने नहीं टेकते हैं, और हमारी डेडलाइन को मजाक मत समझना कि हम छोड़ देंगे या डर जाएंगे। हमारे पास तो खोने के लिए नहीं है कुछ भी। फिर कुछ ये प्रोपेगेंडा भी चलाते हैं। अब प्रोपेगेंडा कैसा, एक सेकंड, प्रोपेगेंडा कैसा, प्रोपेगेंडा इस तरीके का, एक प्रकार से मान लो जो कॉमन चोट खाए हुए जो लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी यहां पर एक टर्म यूज करा था पीपल्स वॉर, इनके जैसे पीढ़ी जो लोग हैं उनको जाना, उनका ब्रेन वॉश करना। आपको मैंने वीडियो रिलीज करी थी, वो याद है, अजय देवगन की मूवी की दिल जले की शाखा, कैसे उसका ब्रेन वॉश करते हैं, एक छोटी सी क्लिप 1 मिनट की रिलीज करी थी मैंने। इस प्रकार का प्रोपेगेंडा। और क्या चाहते हैं, दे वॉन्ट टू कैप्चर स्टेट्स पावर, they want to capture states power through combination of armed insurgency, देख रहे हो आप, आर्म्ड इंसर्जेंसी का इस्तेमाल ये भी करते हैं, मास मोबिलाइजेशन, कॉमन अपने जैसे जो पीड़ित लोग हैं उनका ब्रेन वॉश करके अपना ग्रुप जो एक्सपेंड करना, नए नए लोग भर्ती करना, और दूसरे ग्रुप के साथ किसी दूसरे स्टेट में नक्सलाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बनाना। फिर ये टारगेट किस किस को करते हैं, इनकी रडार पे कौन होता है, किसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। हाँ वही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, बना बनाया सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको, और ये नहीं चाहते कि सरकार की छवि अच्छी हो, तो सरकार के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रभावित करते हैं। सरकार जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, कुछ करने जा रही है, वहाँ पर रेलवे के ट्रैक को उड़ाती है, बम का धमाका कर दिया। सरकार ने अगर कोई सोचा कि हम यहाँ पर मंडी खुलवा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवा रहे हैं, तो इतना दहशत फैला दिया वहाँ पर लोगों के मन में, अटैक वटैक करवा कर के लोग आएंगे ही नहीं वहाँ पर। और लास्ट थिंग, वेरी लास्ट थिंग, कभी कभार जिस एक छोटे एरिया में ऑपरेट करते हैं ना, ये वहां पर जैसे देश में तो एक सरकार चल ही रही है, ये अपनी खुद की एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। दे रन देयर ओन पैरेलल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। मैंने बताया ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेकर ये समझते कि हम ही सब कुछ ठीक करेंगे, हम ही जनता के रखवाले हैं, गरीब लोगों के रखवाले हैं। तो ये कुछ कुछ एरियाज में जहां पर ये ऑपरेट करते हैं, ये बेसिक सर्विसेज देते हैं लोगों को, और न्याय भी करते हैं। दे ऑल्सो डिस्पेंस जस्टिस टू
पीपल। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझ में आई ये दो टर्म? ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप आगे इस टॉपिक को शुरू करोगे, जब आप पढ़ोगे। आप समझ गए निर्भय? डिटेल में बताना कभी कभार क्यों ज़रूरी होता है, हर चीज़ बुक में नहीं होती है। ये चीज़ अगर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा ना, बैठे रह जाओगे ज़िंदगी भर इसी कमरे के अंदर, कभी मीन्स क्लियर नहीं होगा और इंटरव्यू बोलने के लिए आंसर्स नहीं होंगे। टेक्स्ट इतने सिंपल भी नहीं होते हैं ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों बात करेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नेक्सलिज्म के बारे में भारत के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।